हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आग्नेय हमने पढ़ी थी, उसी आग्नेय शैल के नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें कैसी स्थलाकृतियाँ बन सकती हैं। यानी कि आग्नेय स्थल में जो टोपोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स है वो हमें कई डिफरेंट से टोपोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं ऊपर सरफेस के ऊपर। तो वो टोपोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले जो है ये है आपका मैं जो ले रही हूँ मैसा। मैसा एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेज या टेबल, है ना। तो जैसे टेबल होती है एकदम फ्लैट होती है, तो ये मैसा कैसे बनता है। ये प्राचीन चट्टान के ऊपर स्थित बेसाल्ट शैल टोपी के समान दिखाई देती है। प्राचीन शैल है, उसके ऊपर जो बेसाल्ट है वो एकदम टोपी के समान दिखाई देती है और इसे हम मेसा कहते हैं। और मेसा ये मेज की आकृति जैसा दिखता है। मेज के आकार की एक ऐसी आकृति बन जाती है जिसका निर्माण लावा से पुरानी चट्टान के ऊपर होता है ना। लावा और इनके किनारे चारों तरफ से काफ़ी खड़े रहते हैं। इस तरह की मेसा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो, व्योमिंग, न्यू मैक्सिको प्रांतों में लावा क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो ये मेसा जो है ये आपको ग्रांड मेसा, कोलोराडो प्रांत में ग्रांड मेसा काफ़ी विस्तृत है। तो ये कुछ फीट से लेकर के काफ़ी फीट तक हो सकती है ना। इनकी और जैसे रांची में पाट प्रदेश में पाट कहा जाता है इसको, मैसा को। पाट प्रदेश में मैसा का निर्माण हुआ है रांची में, जहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में पाट कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो टोपोग्राफी, पहली तो मैसा हो गई, अब दूसरी जो है वो है बूटी। अब ये बूटी कैसे बनती है। अपरदन के कारण मैसा का अधिकांश भाग कट जाता है और उसका आकार छोटा हो जाता है। अत्यंत छोटे आकार वाली मैसा को बूटी कहते हैं। समझ में आ गया। ये दूसरा लैंडफॉर्म है, पहला मैसा था, दूसरा बूटी है। तो जब मैसा कट करके एकदम छोटा हो जाएगा तो उसे हम बूटी कहते हैं। तो ये आपको बूटी अलग अलग जगह पे दिखाई देगी, है ना। धरती के अलग अलग स्थानों में ये दिखाई देती है। इसी प्रकार जो है आपका नेक्स्ट है जो है हॉकबैक। हॉकबैक एक और स्थलाकृति है। तो ये कैसे, जब परतदार चट्टान कमज़ोर शैल में लावा गुंबद का प्रवेश होता है तो अपरदन के बाद मुलायम शैल कट जाती है और अपेक्षाकृत अवरोधक शैल का भाग सक्रिय एवं लंबे कटक के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार के स्थल रूप को हॉकबैक कहते हैं। समझ में आ गया आपको। मतलब जो अवरोधक शैल है वो लंबे सक्रिय कटक के रूप में अवशिष्ट रह जाती है, जिसे हॉकबैक कहते हैं। हॉकबैक एक लंबी पतली श्रेणी या रिज के रूप में होता है जिसका डिप एवं ढाल दोनों खड़े होते हैं। इसी प्रकार क्वेस्टा का निर्माण होता है ना। क्वेस्टा भी इसी, क्वेस्टा और हॉकबैक में क्या डिफरेंस है। क्वेस्टा का ढाल या डिप खड़े ढाल वाला नहीं होता वरन थोड़ा झुका हुआ होता है। क्वेस्टा स्पेनिश शब्द है जिसका तात्पर्य है पहाड़ी या श्रेणी। तो ये समझ में आ गया। मैंने आज आपको जो बताया है वो ये बताया है कि अलग अलग किस तरह की टोपोग्राफी हो सकती हैं, टोपोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं हमारे अपने आग्नेय शैल में। बाकी आपने अंदर के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो तो मध्यवर्ती चट्टान के अंदर होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट थे। हालांकि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके मध्यवर्ती चट्टान में जो लैंडफॉर्म्स हैं वो भी, जिसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल, ये तो आपकी टोपोग्राफी अभी जो मैंने ये तीन बताए वो टोपोग्राफी तो आपको धरातल पे दिखाई देती है ना, दृष्टिगोचर होती है। लेकिन जो टोपोग्राफी अब मैं वो बताऊंगी वो टोपोग्राफी जो आग्नेय शैल में ही बन रही है लेकिन धरातल के नीचे मध्यवर्ती भाग में बन रही है, जिसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल ने ये सारी चीज़ें हैं। बैथोलिथ इसका आकार ये गुंबद के आकार के होते हैं। इनका किनारा काफ़ी खड़े ढाल वाला होता है और आधार स्थल अधिक गहराई वाला होता है। अपरदन द्वारा इनका ऊपरी भाग दिखाई देता है परंतु इसका आधार कभी भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ये मध्यवर्ती चट्टान में होती है। इसी प्रकार लैकोलिथ है। तो लैकोलिथ में क्या है कि जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों से जोरदार परत शैल ऊपरी भाग उत्तल चाप
या गुंबदाकार के रूप में बदल जाता है। तो ऊपरी भाग जो है वो गुंबदाकार के रूप में बदल जाता है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई और नीचे की सीधी परत के बीच में एक खाली स्थान बन जाता है, जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस, लावा भर जाते हैं। इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। इसी प्रकार फैकोलिथ आप किसे कहोगे? फैकोलिथ जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के साथ मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। जो अपनति और अभिनति जो है लैंडफॉर्म की, उसके अंदर लावा जम जाता है और इस लावा के जमने से अपनी जो है आपको जो लावा जहाँ अपनति और अभिनति पर जिस जगह लावा जम रहा है उसको हम कहेंगे फैकोलिथ। इसी प्रकार लोपोलिथ है, जो जर्मन शब्द है लोपास से बना हुआ है। इसका तात्पर्य है छिछली बेसिन, और इसका लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल भाग में छिछली बेसिन में तश्तरी नुमा निर्माण हो जाता है। इसको हम कहते हैं लोपोलिथ। नेक्स्ट टोपोग्राफी है, मध्यवर्ती चट्टान में ही है ये सारी टोपोग्राफीज, वो है सिल। तो सिल क्या है? सिल जब लावा का प्रवाह होता है तो लावा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों की परतों के बीच हो जाता है। सिल की स्थिति प्रायः मौलिक चट्टानों की परतों के समानांतर होती है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक हो जाती है तो इसे सिल कहते हैं, और पतली रहती है तो उसे शीट कहते हैं। ठीक है ना? ये है सिल और शीट। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया कोई ज़्यादा। अब है डाइक। डाइक क्या है? सिल की तरह ही है, परंतु अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है। सिल और शीट के विपरीत डाइक की परतें लंबवत रूप में पाई जाती हैं। डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैल का अभ्यंतर रूप होता है, और मोटाई में डाइक कुछ सेंटीमीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक हो सकता है। तो ये आपका हो गया डाइक। ये तो आपका मेन जो आपने पढ़ी जो चट्टानें हैं उनको आप, अब मैंने आपको आज 2 तरह के बताए हैं। एक तो जो पृथ्वी के नीचे मध्यवर्ती परत में जो अलग अलग टोपोग्राफी बन रही है वो, और एक धरातल पे जो टोपोग्राफी बन रही है आग्नेय शैल में वो। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।